नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और दिल्ली विश्वविद्यालय में एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज या फिर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से रेगुलर या रेगुलर से एसओएल में माइग्रेशन की व्यवस्था है, जिसे इंटर कॉलेज माइग्रेशन कहते हैं। और इसको लेकर आपके कई सवाल हैं, तो हमने सोचा कि इस पर बात करने के लिए पहुँचें ड्यू के रामजस कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अजय अरोड़ा से, जो कि पीछे ड्यू के ओएसडी एग्ज़ाम भी थे और इन सभी प्रक्रियाओं को बहुत ही भली भांति समझते हैं। स्वागत है सर आपका चैनल पे। और आप थोड़ा सा बच्चों को बताएं कि क्या प्रोसेस उनको अब करना है इंटर कॉलेज माइग्रेशन के लिए। नमस्कार, धन्यवाद मनमोहन जी। ये जो माइग्रेशन है, आपका क्वेश्चन तो इंटर कॉलेज है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंस 4 के तहत माइग्रेशन और रीएडमिशन, इसके दो पहलू होते हैं। तो क्योंकि आपका सवाल माइग्रेशन पे है, तो मैं अपने आप को माइग्रेशन तक ही कन्फाइंड रखूँगा। इंटर यूनिवर्सिटी माइग्रेशन भी होता है, अर्थात दिल्ली के बाहर से कोई बच्चे अगर दिल्ली विश्वविद्यालय में आना चाहते हैं तो वो भी सेकेंड ईयर में वो एडमिशन ले सकते हैं, प्रोवाइडेड उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाएं कि उनके पेरेंट्स या गार्जियन माइग्रेट हो जाएं दिल्ली में, या उनकी नौकरी बदल जाए, या वो रेजिडेंस अपनी बदल लें। लेकिन इस वक्त मेन क्वेश्चन तो वो है कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, जो कॉलेज ए से कॉलेज बी या स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से कॉलेज सी में जाना चाहते हैं, या कॉलेज डी से वो एसओएल में जाना चाहते हैं। माइग्रेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका माइग्रेशन सिर्फ सेकेंड ईयर में ही हो सकता है। वो तब होगा, पहली कंडीशन ये है कि आपका फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, और उसके बाद में जिस कॉलेज से आप माइग्रेशन आउट कर रहे हैं, यानी कि हमारा कॉलेज ए से हम कॉलेज बी जाना चाहते हैं, तो फ्रॉम विच कॉलेज माइग्रेशन इज सॉट फ्रॉम टू, यानी कि दूसरी जगह, पहले आपको वहाँ से एनओसी लेना पड़ेगा, और उसके बाद जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं वहाँ से एनओसी लेना पड़ेगा। अर्थात दोनों कॉलेज अगर इस बात से सहमत हो जाएंगे तभी आपका माइग्रेशन हो सकता है। माइग्रेशन के लिए सबसे पहले ये आवश्यकता है कि अगर आप कॉलेज ए से कॉलेज बी में जाना चाहते हैं तो बी आपको ये सहमति दे और बताए कि उसके पास किस कोर्स में या किस प्रोग्राम में सीटें अवेलेबल हैं, तभी आप माइग्रेशन का प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हैं। अब आपने ये पता लगाया कि कॉलेज बी में बीकॉम ऑनर्स में 3 सीटें खाली हैं, और उन्होंने ये नोटिफाई किया कि हमारे यहाँ 3 सीटें खाली हैं। अब आप अपने कॉलेज में गए और आपने कॉलेज से एनओसी ले लिया और आपने कॉलेज बी में सबमिट कर दिया। अब वो नेचुरली एक मेरिट बनाएंगे एक पर्टिकुलर डेट पे, और उस मेरिट के हिसाब से आपका एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता। या अगर आपसे 4 या 5 स्टूडेंट जिन्होंने माइग्रेशन के लिए अप्लाई किया है कॉलेज बी में, उनके अगर मार्क्स आपसे ज़्यादा हैं तो फिर आपको माइग्रेशन नहीं मिलेगा। अगर आपके मार्क्स उनसे ज़्यादा हैं और आप उस मेरिट में आते हैं जो सीट को करस्पॉन्ड कर रही है, तो आपका माइग्रेशन हो सकता है। ये तो सिंपल सा प्रोसेस है माइग्रेशन का। आपको एनओसी लेना है अपने कॉलेज से, और उसके बाद में आपको कॉलेज बी में वो एनओसी जमा कराना है और वहाँ पे एप्लीकेशन लिखनी है कि आप कॉलेज बी में माइग्रेट हो सकते हैं। ये कॉलेज ए और बी दोनों रेगुलर कॉलेज हो सकते हैं, उनमें से एक एसओएल भी हो सकता है। कुछ छात्र फर्स्ट ईयर के बाद में एसओएल में भी माइग्रेट कर सकते हैं। नेचुरली जब आप माइग्रेशन की बात कर रहे हैं तो ये बात आप समझ लीजिए कि आप उसी प्रोग्राम से उसी प्रोग्राम में माइग्रेट हो रहे हैं। अब मान लीजिए कि मैं बीकॉम ऑनर्स पढ़ रहा हूँ तो बीकॉम ऑनर्स में जाऊँगा, इंग्लिश ऑनर्स पढ़ रहा हूँ इंग्लिश ऑनर्स में जाऊँगा, फिजिक्स ऑनर्स। एक अपवाद या एक क्लैरिटी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, और ये पर्टिकुलरली एसओएल के छात्रों के लिए है जो एसओएल से माइग्रेशन चाहते हैं रेगुलर कॉलेज, या रेगुलर कॉलेज से एसओएल में। अगर वो बीए प्रोग्राम का केस है तो बीए प्रोग्राम में हमारे 2 डिसिप्लिन होते हैं। एक डिसिप्लिन को हम नॉर्मली नॉन मेजर माइनर कहते हैं, और दूसरे को मेजर कहते हैं। वो कम्बिनेशन आपके वही रहेंगे। तो अर्थात जिस कॉलेज से आप जा रहे हैं, जो आपने कम्बिनेशन पढ़े थे, वो कम्बिनेशन उस कॉलेज में अवेलेबल होने चाहिए, तभी आप माइग्रेशन करेंगे।
मान लीजिए आप कॉलेज ए में थे और आपने वहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ा था, एक हिस्ट्री पढ़ा था और दूसरा मैथमेटिक्स पढ़ा था मान लीजिए, और आप कॉलेज बी में जा रहे हैं और आप अप्लाई कर रहे हैं और आपने ये नहीं पता लगाया कि वहाँ पे हिस्ट्री और मैथमेटिक्स कम्बिनेशन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप माइग्रेशन के लिए कृपया करके उस कॉलेज में ना जाएं, इससे पहले ये कंफर्म कर लें कि वो कम्बिनेशन आपके पास अवेलेबल है कि नहीं। इसी तरह से जब आप AEC या GE लैंग्वेज BA प्रोग्राम में पढ़ते हैं, और AEC तो किसी भी सब्जेक्ट किसी भी प्रोग्राम के लिए ट्रू है, वो उसका अगर फर्स्ट ईयर में एक पेपर पढ़ा है उसी की एक्सटेंशन सेकेंड ईयर में होगी, तो वो पेपर वो सब्जेक्ट अवेलेबल होना चाहिए, अदरवाइज़ फिर आपको वो प्रॉब्लम होगी। तो ये आपको एक्सरसाइज अब माइग्रेशन अप्लाई करने से पहले जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं वहाँ पे वो पेपर जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं और वो सेकंड ईयर में उसी के आगे बढ़ने वाले हैं, उसी डिसिप्लिन में बढ़ने वाले हैं और उसी लेवल में आगे बढ़ने वाले हैं, तो उसको देखना ये आपकी जिम्मेवारी होगी। ये ना हो जब आप थर्ड सेमेस्टर में पहुँचें और आप देखें कि जो आपने GE लैंग्वेज हिंदी पढ़ी थी या GE लैंग्वेज इंग्लिश पढ़ी थी, उसी का कॉरस्पॉन्डिंगली सेकेंड ईयर का पेपर पढ़ना है, वो आप जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा था उसको आप सेकेंड ईयर में नहीं बदल पाएंगे, ना ही आप अपने डिसिप्लिन, जैसे मैंने एग्जांपल दिया हिस्ट्री और मैथ्स का, वो बदल पाएंगे। हाँ, हिस्ट्री और मैथ्स को आपने इंटरचेंज कर सकते हैं, मेजर और माइनर को, वो एक अलग बात है, लेकिन डिसिप्लिन आपके वही रहेंगे। तो ये आवश्यक है कि जब आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जाने के लिए सोच रहे हैं, पर्टिकुलरली BA प्रोग्राम में, ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपने पेपर पढ़े हैं वो पेपर उस कॉलेज में सेकेंड ईयर पार्ट 2 में अवेलेबल है। एक सवाल सर तुमने पूछा है, कैन समवन अप्लाई फॉर माइग्रेशन इफ दे आर रिसीव्ड F ग्रेड इन GRL एंड इन NTGR बट हैव नो ER इन फर्स्ट सेमेस्टर, रिजल्ट इन CGPA पास इज रिटन। तो क्या सर ये देखिए ऐसा है कि जो नियम है, इसको थोड़ा सा इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये क्लैरिटी और दे दूं कि NEP में, क्योंकि ये जो बच्चे हैं इस वक्त फर्स्ट ईयर वाले जिनका एडमिशन 2023 में हुआ है, वो ही एलिजिबल हैं माइग्रेशन के लिए सत्र 2024-25 के लिए, जिनका एडमिशन 2023-24 के सत्र में हुआ था। तो वो NEP के अंडर NEP UGCF 2022 के तहत हुआ है। उन्होंने पूरे 44 क्रेडिट के पढ़ाई की होनी चाहिए और वो उनकी मार्कशीट में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि NEP में ये प्रोविज़न भी है कि आपने 18 क्रेडिट भी ले सकते थे, आप 26 क्रेडिट भी ले सकते थे, ज़्यादा की तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने कम क्रेडिट लिए हैं तो शायद आपको मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो जो आपने कम क्रेडिट लिए थे वो आपको थर्ड सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर के वो क्रेडिट पूरे करने होंगे, और वो आपने वहाँ नहीं पढ़े हैं, और हो सकता है ये प्रोविज़न कॉलेज B में जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ ना हो। तो ये मान के चलिए कि वो विद्यार्थी जिन्होंने पूरे 44 क्रेडिट अपने फर्स्ट ईयर में किए हैं और उनका एग्ज़ाम दिया है, वो ही सिर्फ एलिजिबल होंगे। जिन्होंने 22 से ज़्यादा दिए हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, जिन्होंने कम दिए हैं वो अपने आप में प्रॉब्लम कर सकता है। इसलिए कॉलेज B से इस बारे में भी क्लैरिटी ले लें। तो आपका क्वेश्चन वापस आते हैं कि एक बच्चा ये कह रहा है कि उसके किसी पर्टिकुलर इंटरमीडिएट में ग्रेड F है और उसका फाइनल ग्रेड जो है वो D या उससे ऊपर है, तो वो पास है, उसकी ER नहीं है। ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है कि वो ER वाले पेपर को लेते हैं या नहीं लेते, लेकिन ये तो दिल्ली विश्वविद्यालय का रूल है कि उसका रिज़ल्ट ज़रूर आया हुआ होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल होता है। अर्थात अगर किसी कोर्स का या किसी व्यक्ति मतलब किसी स्टूडेंट का रिज़ल्ट नहीं निकला है तो वो एलिजिबल नहीं होगा माइग्रेशन के लिए। सर अभी जैसे हमने देखा, जिस समय अभी हम बात कर रहे हैं, DU के एक कॉलेज ने ही अपना नोटिस निकाला कि माइग्रेशन के लिए वो ईमेल पे जो है एप्लीकेशन मंगवा रहे हैं, तो क्या सर ये जो है DU अलग से कोई नोटिस नहीं, DU नहीं निकालेगा। DU देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंस 4 में ये साफ लिखा है कि हर एकेडमिक सेशन में 31 जो अगस्त है वो लास्ट डेट होगी माइग्रेशन की। तो ये तो कॉलेज अगर माइग्रेशन चाहता है
नहीं चाहता, उसके पास सीट है या नहीं है, ये कॉलेज के ऊपर है। सिर्फ इस 31 तारीख को अगर किसी परिस्थिति में आगे करना है तो दिल्ली विश्वविद्यालय इसका नोटिफिकेशन निकालेगा। अदरवाइज़ 31 अगस्त तक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंस में लिखा ही हुआ है, और जो कॉलेज माइग्रेशन की प्रतिक्रिया में शामिल होना चाहते हैं वो अपना नोटिस लगा दें ना लगाएं, लेकिन 31 अगस्त दिल्ली विश्वविद्यालय की डेट अभी अवेलेबल है। हाँ, अगर किसी कारण की वजह से दिल्ली विश्वविद्यालय की परिस्थितियाँ ऐसी हुई तो फिर वो डेट एक्सटेंड कर सकता है, और वो एक्सटेंड होगी तो एकेडमिक ब्रांच एक नोटिफिकेशन निकालता है सिर्फ डेट को आगे बढ़ाने के लिए। अदरवाइज 31 अगस्त को डेट को अनाउंस करने के लिए हर वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय कोई नोटिस नहीं निकालता। अच्छा सर, ये माइग्रेशन की जो प्रक्रिया है इसको लगभग पूरा होने में कितने दिन का वक्त लग जाता है? देखिए, उसका तो अगर आपको एनओसी मिल गया फिर तो वो एक दिन में भी हो सकती है, लेकिन हर कॉलेज जहाँ पे माइग्रेशन वो चाहते हैं, बच्चा जाना चाहता है, जिसको मैं कॉलेज बी कह रहा हूँ, उसमें जिस दिन वो आपको एनओसी देते हैं तो फिर आप वापस जाते हैं अपने कॉलेज ए में, और वहाँ से फिर आप अपना एडमिशन क्लोज कर देते हैं, यानी कि आप वहाँ से कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट ले लेते हैं। और क्योंकि अभी कुछ क्लासें हो चुकी हैं तो जो आपकी अटेंडेंस है वो सारा रिकॉर्ड कॉलेज ए से कॉलेज बी में शिफ्ट हो जाता है। और फिर जब आप अब कभी कभी एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्या मैंने फर्स्ट ईयर कर लिया कॉलेज ए से, क्या मुझे पार्ट 2 यानी कि सेकंड ईयर में कॉलेज ए में एडमिशन लेना है, या बिना एडमिशन लिए ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ईयर ही मैं रिज़ल्ट के बेसिस पे कॉलेज बी में जा सकता हूँ? नहीं, आपको पहले कॉलेज ए का स्टूडेंट बनना पड़ेगा, अर्थात आपको फ़ीस जमा करानी पड़ेगी कॉलेज ए में पार्ट 2 यानी कि सेकेंड ईयर की। उसके बाद में जब आपको कॉलेज बी से एनओसी मिल जाएगा, आप वापस जाएंगे, वो आपको कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट देंगे, और उसके बाद में वो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट और दोनों कॉलेज की एनओसी आप कॉलेज बी में सबमिट करेंगे, और वो अब आपको अपना स्टूडेंट बना लेंगे, और जो फीस और जो प्रोसीजर कॉलेज फॉर्म भराएगा वो आपको भरने पड़ेंगे। और उसके बाद में जब आपका एडमिशन कॉलेज बी में हो जाएगा तो कॉलेज बी दिल्ली विश्वविद्यालय के एग्जामिनेशन ब्रांच को एक पत्र लिखेगा कि ये विद्यार्थी जो 2023-24 के सत्र में कॉलेज ए में था, अब उसका माइग्रेशन कॉलेज बी में हो गया फॉर एकेडमिक सेशन 2024-25। तो एग्ज़ामिनेशन में उसका जो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट होता है, जिसको हम नॉर्मली कॉलेज कहते हैं, वो कॉलेज का नाम बदल दिया जाएगा। अब बच्चा जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरेगा वो उसके कॉलेज बी को कॉरस्पॉन्ड करेगा, लेकिन रोल नंबर नहीं बदलेगा, ना ही उसका एनरोलमेंट नंबर बदलेगा। तो सर जैसे कि है कि एक कॉलेज में से एडमिशन ले लिया जहाँ वो करंट कॉलेज है उसका, हाँ जी, तो वहाँ की फीस भर दी, जहाँ जाएगा फिर वहाँ की भी फीस भरनी पड़ेगी। हाँ जी, यानी उसको 2 बार फीस भरनी है। हाँ जी। तो सर जब उसका नए जगह पे माइग्रेशन हो गया जहाँ वो चाहता है कि मैं वहाँ पढ़ूँ, तो पुरानी फीस फिर वापस हो जाएगी? हाँ जी, कॉलेज ए में जो अनयूज फीस का कंपोनेंट होता है वो कॉलेज ए से जब वो सीएलसी ले लेगा तो उसके लिए रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर देगा, और जो भी रिफ़ंड की प्रोसीजर है कॉलेज ए कुछ वक्त में पूरा करके उसको उसकी जो रिफंडेबल फ़ीस होगी वो वापस कर देगा। और सर जैसे मान लीजिए वक्त लगता है, जैसे अभी सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, थर्ड सेमेस्टर की कॉलेजेस में, तो जैसे यहाँ वो अटेंडेंस जो देगा और वहाँ जब जाके वो करेगा तो ये अटेंडेंस वहाँ ट्रांसफ़र होगी? हाँ जी, इसीलिए जो प्रोविज़न होता है, जब मैंने कहा जब सीएलसी बनता है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट कॉलेज ए से, जहाँ पे वो जिस पे उसने फर्स्ट ईयर किया था, वो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट के साथ में उसने जो अभी तक जितने दिन तक वो कॉलेज ए में रहा उसकी अटेंडेंस का रिकॉर्ड भी उसी सीएलसी सर्टिफिकेट में देगा, जो कि कॉलेज बी उसको क्योंकि जो अटेंडेंस होती है बड़ा क्रूशियल कंपोनेंट होता है बच्चों के इंटरनल असेसमेंट के लिए, वो उसके लिए यूज़ कर लेगा। और अगर जरूरत पड़ती है तो कभी कभी हम आईए के अदर कंपोनेंट भी कॉलेज ए से मंगवा के कॉलेज बी में यूज़ कर लेते हैं। आपका कॉलेज भी सर जो है वो जल्दी माइग्रेशन का नोटिस निकालेगा? अभी एडमिशन कमेटी इसको देख रही है कि कितनी सीटें खाली हैं, उसके हिसाब से आने वाले 1 या 2 दिन में हम डिसीज़न लेके कॉलेज की वेबसाइट पे इस पे नोटिफाई कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, छात्रों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। नमस्कार जी, धन्यवाद।